नमस्कार, सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे चरण की सीटों के लिए आज 5 चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार की पहली सभा मधेपुरा के आलमनगर में सुबह 10:50 पर होगी। वहीं दूसरी सभा जो है 11:50 पर मधेपुरा के हाई स्कूल मैदान बिहारीगंज में है। वहीं सीएम की तीसरी सभा सुपौल के त्रिवेणीगंज में होगी और इसके बाद चौथी सभा सुपौल के पिपरा में होगी, जिसके बाद उनकी आज की 5वीं और अंतिम जनसभा सुपौल में निर्मली के हरावत हाई स्कूल मैदान में दोपहर 2:50 पर होगी। वहीं योगी आदित्यनाथ की भी आज 3 जनसभाएं। 11 बजे राजकीय मध्य विद्यालय दनौरा में उनकी सभा है। 12:10 पर हाई स्कूल भवरनी रक्सौल में। वहीं सीतामढ़ी के किसान मैदान रीगा में 1:45 पर चुनावी जनसभा को योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हुए नजर आएंगे। राजनाथ सिंह की बात करें तो आज ताबड़तोड़ 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। 12 बजे सुगौली में जनसभा है। वहीं इसके साथ ही साथ 1 बजे बथनाहा में सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह नजर आएंगे। 2 बजे खजौली में सभा की जाएगी राजनाथ सिंह की तरफ से। एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करते हुए नजर आएंगे राजनाथ सिंह। वहीं सुशील कुमार मोदी 5 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। 10:30 बजे से इसकी शुरुआत होगी मुजफ्फरपुर से। वहीं गायघाट रतवाड़ा में एक जनसभा। 12:50 पर सीतामढ़ी के बाजपट्टी हाई स्कूल में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 2 बजे बसैठा हाई स्कूल मैदान बेनीपट्टी मधुबनी में सभा है। बहादुरपुर में 3:05 पर रोड शो करते हुए दिखेंगे सुशील कुमार मोदी। वहीं तेजस्वी यादव की आज ताबड़तोड़ 11 जनसभाएं। 10:10 से शुरुआत होगी। 10:35 पर नरपतगंज अररिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं छातापुर सुपौल में 11:10 पर यह जनसभा। निर्मली सुपौल में 11:40 पर दूसरी जनसभा। वहीं पिपरा सुपौल में 12:10 पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं रानीगंज के अररिया में 10:10 पर शुरुआत होने वाली है। वहीं महिषी सहरसा की बात करें तो यहां पर भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 1:10 पर दरभंगा में चुनावी जनसभा है और दरभंगा के ही बहादुरपुर में 1:40 पर चुनावी जनसभा करते हुए दिखेंगे। 2:40 पर बरसीनगर समस्तीपुर में चुनावी जनसभा है तेजस्वी यादव की। वहीं 3 बजे समस्तीपुर में सरायरंजन में चुनावी जनसभा होगी। चिराग पासवान की बात करें तो आज वो भी ताबड़तोड़ 8 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। 11:40 पर लौकहा मधुबनी में चुनावी जनसभा है। वहीं निर्मली सुपौल में भी चुनावी जनसभा करते हुए दिखेंगे। 12:20 पर महिषी सहरसा में 1:40 का तय है जब चिराग पासवान चुनावी जनसभा करेंगे और 3:40 पर समस्तीपुर के सरायरंजन में चुनावी जनसभा होगी। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में कोई एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं और जो लोग एंटी इनकम्बेंसी की बातें करते हैं उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नीतीश ने यह भी कहा कि एनडीए को बहुमत मिलेगा। नीतीश कुमार ने यह तमाम बातें न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह से खास बातचीत में कही। नीतीश जी, अगर इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो फिर क्या वजह है कि आपको लगातार जो इस 15 साल के सामने जो इसके पहले का जो 15 साल है उसकी याद लगातार वोटर्स को दिलानी पड़ रही है? कहीं ये डर तो नहीं है कि वो जनरेशन जो कि 2005 के बाद जिसने की होश संभाला है वो 2005 के पहले का बिहार शायद वो भूल गई है और अगर आपने याद नहीं दिलाया तो शायद परेशानी हो सकती है, एंटी इनकम्बेंसी आपको परेशान कर सकती है? ना, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हमको कोई उसका चिंता भी नहीं। लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी एंटी इनकम्बेंसी। अभी जो एंटी इनकम्बेंसी बोलता है, जरा इसका अर्थ क्या है पता है? आप जरा बताइए। 19 जनवरी को जो मानव श्रृंखला बनी, 5,16,00,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए जल जीवन हरियाली के पक्ष में, अभियान के पक्ष में, और आप बता दीजिए एंटी इनकम्बेंसी है कि हमारे आह्वान पर इतने लोग 18,000 किलोमीटर से ज्यादा पर्यावरण पर। अब बिहार में कितना अवेयरनेस, और यह है पता कि हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा था इस बार 9 अगस्त तक 2,51,00,000 पौधा लगाने का, पेड़ लगाने का, और इस बार 5 जून से लेकर के 9 अगस्त के बीच में 3,47,00,000 पेड़ लगे। आप जरा बताइए ना, कुछ चीज है। ये सब एंटी इनकम्बेंसी, हम लोगों के कहने पर इतने लोग आए और उसके लिए बिहार में जो
ये अभियान चला, इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस ने हमको कहा कि आप अपनी बात बताइए, और हमने बताया 24 तारीख को पिछले महीने, पिछले महीने नहीं बल्कि सितंबर में, 24 सितंबर में। तो आप जरा बता दीजिए, ये लोग तो कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, बोले मजा ले, और हमको तो और प्रसन्नता होगी। एंटी इनकम्बेंसी हो जाए, हमको लोग हटा दें तो हम तो बड़ा चैन में रह जाए, हमको तो कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, हमको क्या दिक्कत है? ये तो लोगों के ऊपर निर्भर है, कौन काम करने वाला है, किससे काम लोगे, ये तो जनता है मालिक भाई। हम लोगों को क्या सोचना है? मौका देगा काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि इन लोगों को कुछ पता नहीं है, इनमें से कोई क्रिकेट खेलता था और कोई सिनेमा में काम कर रहा था, ऐसे लोगों में जानकारी की कमी है। नीतीश जी, एक सवाल ये था कि आपकी जो छवि है वह जो है सुशासन के लिए है। बिहार को आपने बदहाली से बाहर निकाला, जो आप कहते भी हैं कि 15 साल की बदहाली के बाद से वहां गुड गवर्नेंस आपने एस्टेब्लिश किया। लेकिन जो इन दोनों नेताओं की जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी, खासतौर पे अगर हम लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की बात करें, वो आपको कहते हैं कि टायर्ड हैं, रिटायर्ड हैं। जो रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग, वो आपको कहते हैं कि जो सो इतने आपने घोटाले किए हैं कि सत्ता में आए तो आपको सबसे पहले जेल भेजेंगे। ये नई पीढ़ी इस तरीके से जब रिएक्ट करती है, तो वो लोग जो कि कभी आपको चचा कहते थे सरकार में आपके नीचे, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सीखा, कैसा फील करते हैं आप? हम कुछ नहीं फील करते, हमको कोई फीलिंग नहीं है। ऐसी ऐसी बात बोलने वालों को क्या मतलब है बताइए? कौन लोग कौन कौन काम किया था, पुराने क्या अनुभव, क्या मतलब है इन लोगों के बारे में? कोई क्रिकेट का था, कोई सिनेमा का था, कहां क्या था, जरा बताइए ना। क्या क्या बोलता है और उसको बोलने का कोई सलाह देता है या उसकी इच्छा होती है और इससे उसको पब्लिसिटी मिलती है, मुझे बहुत बधाई है, पब्लिसिटी लेते रहो, लेकिन इन सब चीजों का कोई मतलब है? नई पीढ़ी कोई एक पर्टिकुलर परिवार से जुड़ा हुआ ही नई पीढ़ी है। हम लोग तो पूरा बिहार एक परिवार है, हम लोग तो सबकी सेवा करते हैं। हम लोगों को जो समर्थन नहीं देता है उसका भी हम कभी विरोध नहीं करते, सबके लिए काम किया, हमने किसी की उपेक्षा नहीं की। तो ऐसी बात लोग बोलता है, अब जो सोच है, जो ख्याल है, आप समझ लीजिए ना कि किसी परिवार का कोई नई पीढ़ी का आदमी और बाकी सबका आम आदमी के नई पीढ़ी का आदमी, कुछ खास लोग उनके साथ उसको छोड़ दें, बाकी जरा नई पीढ़ी के आदमियों का जरा बोलिए। नई पीढ़ी और नहीं है जो पढ़ता है, जो काम करता है, जिसको परिवार का कुछ मतलब नहीं है, यानी कि परिवार के चलते ही उसकी इज्जत है, उसको अपने काम की इज्जत। तो ऐसे लोगों का जरा बताइए क्या बोलता है? हम तो देखते भी नहीं, नोटिस भी नहीं लेते, हम इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते। तो सीएम नीतीश कुमार के इंटरव्यू के बाद सियासी संग्राम की शुरुआत हो चुकी है। एनडीए के नेता जहां नीतीश की जीत का दावा को सही बता रहे हैं, वहीं सियासी विरोधी इसे हताशा बता रहे हैं। जनता के सैलाब को देखकर आपकी घबराहट बढ़ी है, आपकी तिलमिलाहट ये बता रही है कि तेजस्वी यादव जी के सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है, उस भीड़ को देखकर आप घबराए हुए हैं। अब तेजस्वी यादव जी के क्रिकेट करियर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये हार मान लीजिए, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं तो बिहार की जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तेजस्वी यादव जी के मीटिंग में उमड़ रहे लोगों के विशाल जनसमूह से नीतीश कुमार जी किस तरह से घबरा गए हैं कि वो अब व्यक्तिगत आरोप पे उतर आए। किसी नेता प्रतिपक्ष को क्रिकेटर बता रहे हैं। मैं समझता हूं कि नीतीश जी का यह बयान अपने आप में उनके संभावित पराजय को से उत्पन्न भय को दिखाता है। मंत्री जी का ये जो बयान है कि लोग, फिल्म जगत के लोगों को और क्रिकेटर्स को जो देखने जा रहे हैं, तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि 10 तारीख को बिहार की जनता और बिहार के जनमानस ये तय कर देंगे कि जो भीड़ थी
वो वोट थी या जो वोट था वो भीड़ थी, ये जनता तय करती है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता मालिक होती है। राजद को रैलियों में, चुनावी सभाओं में प्रबंधन के जरिए लोगों को लाए जाने में महारत हासिल रहा है। इसके बावजूद अगर ये 2010 में 22 एमएलए की पार्टी बन गई थी, तो इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि इस बार के नतीजे भी बहुत उत्साहवर्धक उनके लिए नहीं होने जा रहा है। दूसरी तरफ महिलाएं उनकी सभाओं में नदारद हैं। स्पष्ट है कि महिलाएं डर रही हैं और राजद के नेताओं पर उन्हें भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव की सभाओं में लोग जा रहे हैं देखने के लिए कि कौन तेजस्वी यादव है जो लालू का बेटा है, 30 साल की उम्र में 53 संपत्तियों का मालिक हो गया बगैर कुछ किए हुए, उसको देखने के लिए जाते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उछाल दिया है और नीतीश कुमार के इस मुद्दे को हाईजैक कर आरजेडी अपने तरीके से अभियान छेड़ने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा के बाद आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी से कई सवाल किए, जिसमें रोजगार, विशेष पैकेज और स्पेशल स्टेटस का सवाल भी शामिल था। आरजेडी सांसद ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद वे बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग करेंगे और अगर पीएम इस पर ठोस फैसला नहीं लेते हैं तो वे दिल्ली में वहीं पर आमरण अनशन करेंगे। मैं कैसे सच बोलता हूं, लेकिन आपकी नैतिक मजबूरी यह नहीं होनी चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। हम बिहार में चुनाव जीतने के बाद आप फिर भी प्रधानमंत्री रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके पास ज्ञापन लेके जाएंगे विशेष राज्य का दर्जा का, और अगर विशेष राज्य के दर्जे को आपने नहीं माना, आपकी सरकार ने वही हठधर्मिता दिखाई, तो मैं आज दावे के साथ आप तमाम मीडिया वालों के समक्ष कह रहा हूं जो कि नेता प्रतिपक्ष कह चुके थे, आमरण अनशन पे बैठेंगे। कि बिहार कटोरी लेके विशेष राज्य का खैरात नहीं मांग रहा है। बिहार को हक चाहिए। इस मुल्क के बनने में, उसकी बनावट में बिहार का योगदान है। अब केंद्र का काम है कि बिहार की बनावट को आगे ले जाने के लिए आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हाँ, 3 तारीख को जब आप वापस आइए माननीय प्रधानमंत्री जी, हम राजनीतिक रूप से विरोधी हैं, लेकिन मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी, सहकारी संघवाद जब आप कहते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समस्तीपुर में महागठबंधन पर जोरदार निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि आरजेडी के 15 साल के शासनकाल में बिहार काफी पीछे चला गया और विकास के लिए एनडीए सरकार जरूरी है। जो महागठबंधन अपने को कहता है, उस महागठबंधन में कौन कौन पार्टी है, जरा कान खोल करके सुन लो और मेरी बातों को मनन करना, चाहे गाली देकर के ही मनन करना। मेरा प्रार्थना है कि मेरी बातों पर मनन करना। तो 3 नवंबर यानी कि कल दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें पटना के भी 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन की पूरी तैयारी की गई है, तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पटना में सभी क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों समेत बाकी इलाकों में भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। अभी द्वितीय चरण में 4830 मतदान केंद्रों पर चुनाव निर्धारित है और जो दियारा के इलाके हैं उसमें लगभग 111 मतदान केंद्र हैं। तो जितने मतदान केंद्र हैं वो 9 विधानसभा क्षेत्र जो अभी चुनाव होने हैं 3 तारीख को, उसके लिए ये मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ईसीए के स्पष्ट गाइडलाइन है कि सभी बिल्डिंग्स पर सीपीएमएफ की प्रतिनियुक्ति है और पर्याप्त से ज्यादा संख्या में फोर्सेस आई हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों से फोर्सेस की मूवमेंट शहर के रोडों पर चल रही है। उसके अलावा बूथ की डिप्लॉयमेंट के अलावा कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। सेक्टर है, सुपर सेक्टर है, जोनल है, सुपर जोनल है। उसके अलावा हर थाने में पर्याप्त संख्या में क्यूआरटी है जो कि मोबिलाइज होगी मोटरसाइकिल के माध्यम से, ताकि किसी भी दुर्गम क्षेत्र में भी जा सके। तो कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।
जहानाबाद में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनमें एक लड़की का दोस्त भी शामिल है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल छापेमारी जारी है। ये बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। एसटीपीओ ने बताया कि लड़की के दोस्त ने फोन कर उसे पहले बुलाया और अपने दोस्तों के साथ वारदात को अंजाम दिया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने 2 एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया है। आगे की जो कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं और जल्दी ही अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करेंगे। प्राथमिकी के अनुसार 4 हैं। भागलपुर के मिर्जानहाट चौक के पास एक दुकान में अचानक से आग लग गई। स्थानीय लोग किसी तरह आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार करती रही और काफी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। दुकान में रखी एक मोटरसाइकिल और कुछ सामान जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।